आप और हम में से कितने लोग हैं जो घर के बड़े होंगे, तो इस कहानी से आप कहीं न कहीं रिलेट ज़रूर करेंगे। आप सुन रहे हैं बड़े भाई साहब, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन 3 दर्जे आगे। दर्जे यानी कि क्लास। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दीबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों की, कुत्तों की, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य को 10-20 बार लिख डालते थे, और कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षर से नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता और ना कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल कॉमा, अमीना कॉमा, भाइयों भाइयों कॉमा, दरअसल कॉमा, भाई भाई कॉमा, राधे श्याम कॉमा, श्रीयुत राधे श्याम कॉमा। 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, और उनसे पूछने का साहस भी ना हुआ। वह 9वीं जमात में थे और मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पड़ता तो पहाड़ लगता था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर वार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर मेरे प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता था, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मुंह से यह बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन यह कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए इसके सिवा कोई और इलाज न था कि रोज से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करें। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ न आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं, ऐरा गैरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेजी का विद्वान हो जाए। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है, तब जाकर कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो बहुत दूर की बात है। और मैं कहता हूँ, तुम कितने घोंघा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता रहता हूँ, तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, क्या तुमने कभी मुझे देखा है वहां जाते? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता। हमेशा पढ़ता रहा हूँ, उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर तुम कैसे आशा करते हो कि तुम खेल कूद करते हुए भी पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगे हैं, मगर तुम इस उम्र में दर्जे भर भी पड़े रहोगे, सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बाहर चले जाओ, बेहतर होगा, और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब क्या था? अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी बातें उनकी लगती थी, ऐसे ऐसे सुक्ति बाढ़ चलाते थे कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते
और हिम्मत छूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न ला पाता और उस निराशा में ज़रा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते का बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना लेता, बिना पहले से नक्शा बनाए, बिना कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती। सुबह उठना, 6 बजे मुंह हाथ धोकर नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उसका पालन करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी अपेक्षा शुरू हो जाती। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के वे हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद कर, कबड्डी के दांव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अपनी तरफ खींच कर ले जाती और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आँख फोड़ पुस्तकें किसी की याद न रहती और फिर भाई साहब को उपदेश और डांट का अवसर मिल जाता। मैं उनकी छाया से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पाव आता कि उन्हें खबर न हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकल गए। हमेशा सिर पर नंगी तलवार से लटकती हुई मालूम होती, फिर भी जैसे मौत और परेशानी के बीच में भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद को न छोड़ पाता। वार्षिक परीक्षाएं हुई, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और कक्षा में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों ले लूं। आपकी वह घोर साधना कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में प्रथम भी हूँ। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे सहानुभूति हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही उचित नहीं जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान भी हुआ। भाई साहब का यह रोब अब मुझ पर न रहा। आज़ादी से खेल कूद में सम्मिलित होने लगा। दिल मजबूत था, अगर उन्होंने फिर मेरा अपमान किया तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून चलाकर कौन सा तीर मार लिया? मैं तो खेलते कूदते कक्षा में प्रथम आ गया। जबान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से स्पष्ट होता था कि भाई साहब का वह डर मुझ पर नहीं है। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं सुबह का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ, इस साल पास हो गए और कक्षा में प्रथम आ गए तो तुम्हें घमंड हो गया। मगर भाईजान, घमंड तो बड़ों बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा होगा, उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया या यूं ही पढ़ गए। केवल परीक्षा पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। जो कुछ भी पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण धरती का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी राजा उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ?
घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी न बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे, पर घमंड ना करे। घमंड किया और दीन दुनिया दोनों से गया। शैतान का हाल भी पढ़ा होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में ये हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। तब तो तुम आगे बढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए हो। अंधे के हाथ बटेर लग गई। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। कभी कभी गुल्ली डंडे से भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। इससे खाली न जाए। मेरे फेल होने पर न जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजेब्रा, बीजगणित, ज्योमेट्री, रेखा गणित के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना होगा, बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या वह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। सफाचट हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कोड़ियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे। एक नाम के पीछे दोयम, चहारम, पंचम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही पनाह। अ ब ज की जगह अ ज ब लिख लिया और सारे नंबर कट गए। कोई परीक्षकों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फर्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो? दाल भात रोटी या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह। जो पुस्तक में लिखा है चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट ले, और इसी रंगत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के रटने से क्या फायदा? इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दूना होगा। पूछिए, इससे मतलब दुगुना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे, मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो ये सब बेकार की चीजें याद करनी पड़ती है। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों को उस पर स्नेह होने लगता है, उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे कोई लिखे? जो बात एक ही वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की क्या जरूरत है? मैं तो इसे मूर्खता कहता हूँ। यह तो समय की बचत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्ने से कम न हो। ठीक, संक्षेप में भी तो 4 पन्ने हुए, नहीं तो शायद 200-400 पन्ने लिखवा लेते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। है उल्टी बात या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में प्रथम आ गए हो तो जमीन पर पाँव नहीं रखते। इसीलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गांठ में बांध लीजिए, नहीं तो पछताइएगा। स्कूल का समय निकट था, नहीं तो ईश्वर जाने ये उपदेश कब समाप्त होते।
भोजन आज मुझे स्वादहीन सा लग रहा था। जब पास होने पर यह अपमान हो रहा है, तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था, उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर नहीं भागा, यही आश्चर्य है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी था, मगर बहुत कम। बस इतना कि रोज का कार्य पूरा हो जाए और कक्षा में अपमानित न होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन काटने लगा। फिर वार्षिक परीक्षा हुई और कुछ ऐसा हुआ कि मैं पास हो गया और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की, पर न जाने कैसे कक्षा में प्रथम आ गया। मुझे खुद आश्चर्य हुआ। भाई साहब ने प्राणों तक परिश्रम किया, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले चेहरा उतर गया था। मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। परीक्षा परिणाम सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख न होता। लेकिन भाग्य की बात कौन टाले। मेरे और भाई साहब के बीच अब केवल 1 दर्जे का अंतर रह गया। मेरे मन में एक बुरी भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। फिर वह किस आधार पर मुझे डांट सकेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे उस समय बुरा अवश्य लगता है, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर हो कि दनादन पास होता जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। अब के भाई साहब कुछ नर्म पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धैर्य से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उनकी सहनशीलता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मैंने सोचा कि मैं तो पास ही हो जाऊंगा, पढूं या ना पढूं, मेरा तो भाग्य बलवान है। इसीलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था, वह भी मैंने बंद कर दिया। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकौवे उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान मेरी नज़रों में कम हो गया। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौवा लूटने तेजी से दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो धीमी गति से झूमता पतंग की ओर चला जा रहा हो। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकालकर उदासीन भाव से एक नए संस्कार प्राप्त करने जा रही हो। बालकों की एक पूरी सेना लंबे और झाड़दार बांस लिए उसका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ आकाश में उड़ रहे थे, जहां सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्राम, न गाड़ियां। अचानक भाई साहब मिल गए, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं मेरा हाथ पकड़ लिया और डांटते हुए बोले, इन बाजारी लड़कों के साथ 1 पैसे के पतंग के लिए दौड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका कुछ ध्यान नहीं कि अब नीची कक्षा में नहीं हो, बल्कि 8वीं कक्षा में आ गए हो और मुझसे केवल 1 कक्षा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपने पद का ध्यान करना चाहिए। एक समय था कि लोग 8वां दर्जा पास कर नायाब तहसीलदार हो जाते,
मैं कितने ही 8वां दर्जा पास लोगों को जानता हूँ जो आज प्रथम श्रेणी के डिप्टी मजिस्ट्रेट हैं। कितने ही 8वीं कक्षा वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनके नीचे काम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लड़कों के साथ पतंग के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस मूर्खता पर दुख होता है। तुम समझदार हो, इसमें संदेह नहीं, लेकिन वह ज्ञान किस काम का जो हमारे सम्मान की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से केवल 1 दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का अधिकार नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी ही कक्षा में आ जाओ, और अगर परीक्षकों का यही हाल रहा तो अगले साल तुम मेरे बराबर कक्षा में आ जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे भी आगे निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या भगवान भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे जिंदगी का, दुनिया का अनुभव है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA और DPhil और DLit ही क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादाजी भी शायद 5वीं 6ठी कक्षा के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा अनुभव है और रहेगा भी। अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने तारे हैं, ये बातें चाहे उनको न मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। ईश्वर न करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को ताड़ देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार नहीं देंगे और नहीं घबराएंगे। पहले स्वयं रोग को पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल नहीं हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च कैसे चलेगा। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे को परेशान हो जाते हैं। नाश्ता तक बंद कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे को परेशान हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं, लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उससे आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग सम्मान के साथ बिताया है और एक परिवार का पालन भी किया है जिसमें सब मिलाकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, MA हैं कि नहीं, और यहाँ के MA नहीं, ऑक्सफोर्ड के। 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का प्रबंध कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले स्वयं घर का प्रबंध करते थे, खर्च पूरा न पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है। तो भाईजान, यह घमंड दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब आज़ाद हो। मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही होंगी। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपने छोटेपन का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में सम्मान उत्पन्न हुआ। मैं सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ कर रहे हैं बिल्कुल सच है, आपको उसके कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले, कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन क्या करूं, स्वयं गलत रास्ते पर चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है। अचानक उसी समय एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा, उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक समूह पीछे पीछे दौड़ा आ रहा था। भाई साहब लंबे हैं ही, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और तेजी से हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था।